हेलो प्यारे बच्चों, आप सबों का आपके YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं संतोष कुमार और आज मैं आपको ऐसे चीज़ों से रियलाइज़ कराएंगे जो आप लोगों ने लाइफ में किया होगा लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि ये मैथ में भी पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखो, आप लोग में से सभी लोग बोट पे चढ़े होंगे, जैसे एक नाव जो होता है बोटिंग करते वक्त जो झील वगैरह में, है ना। या तो फिर बहुत लोग नदी में नहाए होंगे, जब बहता हुआ पानी में जब कूदता होगा तो डूबेगा, उसके आगे पता चलता था कि थोड़ा देर आगे हम लोग निकले। तो ये क्यों होता था, कैसे होता था? आज ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है नाव और धारा से रिलेटेड, जो कि ये क्वेश्चन पे सभी लोगों को लगभग बहुत डर रहता है कि ये कैसे बनेगा। बहुत लोग रटते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है कि ना। तो चलिए अब देखते हैं एक तो क्वेश्चन जो लिया गया है, जो आपके NCERT के बुक से लिया गया है, और ये क्वेश्चन नाव और धारा से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको हम लोग द्विघात समीकरण के माध्यम से कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। बोला है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब जो बात दिया है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल क्या है ना। तो इसको पहले समझते हैं कि क्वेश्चन वाला कहना क्या चाह रहा है। देखो, एक मोटर बोट है जिसकी चाल क्या है, अगर मान लो ये मान ली कि ये जल स्थिर है, नदी में या समुद्र में, है ना, समुद्र में मान के चलो, या फिर जहाँ बोटिंग करते हैं जो झील वगैरह में, मान लेते हैं कि ये क्या है, स्थिर है। तो स्थिर जल में इस नाव की चाल क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 18 किलोमीटर पर आवर मतलब अगर मान लो कि जल शांत है, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब कहने का मतलब जैसे एक दो जगह देखे होंगे आप लोग कि बहाव होता है ना, बहाव होता है, तो ये मान के चल रहा है कि स्थिर जल में बोट का जो स्पीड है वो कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर पानी नहीं बह रहा हो तो बोट क्या है कि 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल सकता है। ठीक है ना। अब देखो, एक बात और बोला कि बोट जो है वो 24 किलोमीटर चल रहा है धारा के अनुकूल प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल और एक धारा के अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगती है। इस बात को समझते हैं पहले कि धारा के प्रतिकूल किसको कहते हैं और धारा के अनुकूल किसको कहते हैं, है ना। जैसे देखो, मान लो कि नदी की धारा इधर बह रही है, धारा इधर है, नदी की धार इधर है, यानी बहाव इधर है। ठीक है, नदी की बहाव किधर है, इधर, मान लो इधर एरो दिए उधर। ठीक है ना, बात समझने की कोशिश करना। और नाव जो है, मान लेते हैं ये हम लोग का नाव है। ठीक है, ये हम लोग का नाव जो है इस प्रकार से है। तो नाव अभी समझना है हम लोग को प्रतिकूल और अनुकूल, है ना, प्रतिकूल और अनुकूल। अगर मान लो कि ये नदी का बहाव किधर है, इधर, और नाव चल रहा है इधर, समझने की कोशिश करना। नदी की बहाव किधर है बच्चों, तो इधर, और नाव किधर जा रहा है, इधर। तो इस केस में क्या होगा कि नाव जो है वो धारा के क्या है, प्रतिकूल है, धारा के विपरीत। मतलब जिधर धारा बह रहा है उसके अपोजिट साइड से नाव आएगा, तब कहलाता है धारा के प्रतिकूल। अच्छा, धारा के अनुकूल मतलब क्या हुआ कि मान लो इसी तरह से नदी की पानी इधर ही जा रहा था और नाव जो है हम लोग का जो नाव जो है जिधर पानी बह रहा था उधर ही जा रहा है। मान लो ये हो गया धारा की बहाव और ये हुआ नाव जिधर जा रहा है, धारा के साथ नाव भी जा रहा है, तो इसको कहेंगे धारा के अनुकूल। इस केस में कहेंगे धारा के प्रतिकूल। ये बात अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये हो गया धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। कब होता है प्रतिकूल, कब होता है अनुकूल, एक बार फिर से समझते हैं। धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब, मान लो कि नदी की बहाव इधर है या पानी की बहाव इधर है, ठीक है ना, और नाव आ रही है इधर से, इसके अपोजिट साइड से नाव जाने की कोशिश कर रहा है, तब इसको कहेंगे धारा के प्रतिकूल।
धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत, ठीक है। और अगर मान लो कि धारा इधर बह रही थी और नाव भी उधर ही जा रही है, तब इस केस में हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, धारा के अनुकूल, मतलब उसके अनुकरण करना, और उसके अनुकरण नहीं करना मतलब प्रतिकूल, अनुकरण करना मतलब अनुकूल। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दो बातों कह रहा है। अब ये देखो जी, अगर धारा के प्रतिकूल होगा ना, धारा के प्रतिकूल होगा तो ये जो धारा की स्पीड होगी और ये बोट की स्पीड होगी, उस पर क्या करेंगे, और धारा के अनुकूल होगा तो धारा के स्पीड और बोट के स्पीड को क्या करेंगे, ठीक है। तो एक बात इसमें याद रखना पड़ेगा, आज क्या समझने की वाली बात है कि अगर धारा के अनुकूल अगर है, धारा के अनुकूल, धारा की चाल ज्ञात करनी है हम लोग को, तो बोट की यहाँ लिखेंगे, नोट करना सॉल्यूशन में। मान लेते हैं कि हमें जो चीज निकालना है वो क्या है, धारा की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि धारा का चाल जो है, धारा का चाल है हम लोग के पास x किलोमीटर पर आवर, यानी कि जिसको निकालना है उसको हमने क्या कह दिया कि x किलोमीटर पर आवर है, क्या है, धारा की चाल। अब देखो, मोटर बोट की स्पीड तो पता है 18 किलोमीटर पर आवर, कब, जब स्थिर जल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोटर बोट का ही स्पीड क्या होगा, धारा के प्रतिकूल, और मोटर बोट का ही क्या होगा स्पीड, धारा के अनुकूल। क्या करते हैं, ध्यान से देना, आप देखना है पहला केस में कि मोटर का चाल है ना, धारा के प्रतिकूल क्या होगा, धारा के प्रतिकूल बोट का चाल, मोटर बोट का चाल क्या होगा, प्रतिकूल मतलब अपोजिट, जिधर धारा जा रही है उसके विपरीत दिशा में नाव आ रही है, तो क्या करेगा कि इसका जो स्पीड है ना वो कम करने की कोशिश करेगा, कौन, धारा। धारा का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के प्रतिकूल अगर चलेंगे, धारा के अपोजिट अगर हम इस बोट की स्पीड निकालना चाहेंगे, तो ये जो ओरिजिनल स्पीड है उसको क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। ऑटोमेटिक सी बात है, अगर आप तैरने अगर आता होगा तो नदी में क्या देखते होंगे, जो बहता हुआ पानी है, जिधर से पानी आ रहे हैं और उसके अपोजिट आप तैर के जाइए, है ना, तो आपको ज़्यादा बल लगेगा, है ना। और अगर मान लीजिए कि जिधर नदी का बहाव है उधर ही हो के आप तैरेंगे, तो आपको क्या लगेगा कि बहुत जल्दी आपको बहा के ले जा रहा होगा, यानी कि आपका भी स्पीड और धारा का स्पीड दोनों में क्या हो गया, जुड़ गया, है ना। तो वो हो गया धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल में क्या हो रहा है कि जो धारा की स्पीड थी और आपकी जो स्पीड थी, दोनों क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है कि नहीं। और धारा के अनुकूल मतलब पानी उधर से आ रहा था, अब हम लोग तैरते हुए जा रहे हैं, तो हम लोग का जो ओरिजिनल स्पीड था वो धारा क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है ना, क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है। यानी कि धारा के प्रतिकूल रहेगा उस समय बोट का जो चाल होगा वो क्या करना कि ओरिजिनल बोट में से धारा का स्पीड को घटा देना है। ओरिजिनल चाल जो बोट का था उसमें धारा के चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या होगा, 18 में से क्या घटाएंगे, x किलोमीटर पर आवर। ये चीज क्या निकल गया, धारा के प्रतिकूल बोट का चाल। ये बात समझ में आया, धारा के प्रतिकूल बोट का चाल मतलब जिधर जा रहा था धारा उसके अपोजिट साइड से चल रहा था नाव, तो उस समय क्या करेंगे, नाव का जो चाल है उसमें घटा देंगे धारा की चाल। अब इसी तरह से धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल बोट की चाल क्या होगी, बोट का चाल, तो वही एज्यूम कर लो नदी वाला, अब जिधर पानी बह रहा था उधर ही हम लोग तैरेंगे तो बहुत तेज तैरने लगेंगे, यानी कि धारा का स्पीड उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तब ना जाके तेज तैर रहे हैं। तो यानी कि इस समय तो इसका 18 था और इसका x है, तो दोनों जोड़ देंगे, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब एक बात आता है कि आप लोग जानते होंगे कि चाल बराबर या फिर हम लोग दूरी बराबर जानते हैं कि चाल गुने क्या होता है, समय। इसको इंग्लिश में कहते हैं d बराबर यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो सॉरी समय बराबर क्या हो जाएगा, मान लो हमें समय निकालना है तो क्या होगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे
दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे चाल। अब देखो जी, अब यही वाला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, है ना। अब मान लिए कि धारा के प्रतिकूल, चूंकि हमें कितना चलना है, 24 किलोमीटर चलना है, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल की, यानी बोट लेकर के 24 किलोमीटर चलना है। यानी दूरी कितनी तय हम लोग को तय करना है, 24 किलोमीटर, है ना, धारा के अनुकूल भी और धारा के प्रतिकूल भी। तो मान लेते हैं कि धारा के प्रतिकूल जो 24 किलोमीटर तय कर रहा है उसका समय मान लेते हैं T1 है ना। तो माना कि धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तय करने में लगा समय T1 है। क्या है, T1 है। तो T1 बराबर क्या होगा, देखो T1 बराबर क्या होगा, तो दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो भाई 24 किलोमीटर ही हम लोग चल रहे हैं, तो ये हो गया दूरी। और धारा के प्रतिकूल चाल क्या था बोट का, देखेंगे। माना कि धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तय करने में बोट के द्वारा लगा समय, है ना, बोट के द्वारा लगा समय T1 है। तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, ये T1 मतलब समय, ये दूरी बटे क्या होता है, चाल। चाल क्या था धारा के प्रतिकूल, तो 18 माइनस एक्स है। यहाँ क्या लिख देंगे, 18 माइनस एक्स, इसको क्या देते हैं, इक्वेशन 1, समीकरण 1 लिखा है, ठीक है। इसी तरह से T2 क्या होगा, इसी तरह से मान लेते हैं T2 क्या होगा, T2 होगा धारा के प्रतिकूल अनुकूल बोट की द्वारा लिया गया समय, है ना। यहाँ लिखेंगे कि 24 किलोमीटर या फिर धारा के अनुकूल, ये लिखना पड़ेगा तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर तय करने में बोट के द्वारा लगा समय वो कितना है, T1 T2 मान लिए, क्या मान लिए, T2। और T2 किसके बराबर हो जाएगा, तो उतना ही दूरी तय कर रहा था 24, और इसके अनुकूल कितना है, T2 क्या है, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर तय करने में बोट के द्वारा लगा समय, ये T2 हो गया। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो कितना दूरी तय कर रहा है, 24, और अनुकूल में बोट की चाल कितनी थी, 18 प्लस एक्स। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 18 प्लस एक्स लिख देंगे, इसको कह दिए 2, है ना। अब क्या कहता है, ये बात समझ में आया, है ना। सबसे पहले यही लगाए हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखो एक ही दूरी को अलग अलग तरीके से तय कर रहा है, 24 किलोमीटर ही तय कर रहा है एक बार, कब, धारा के प्रतिकूल, और 24 किलोमीटर भी तय कर रहा है धारा के अनुकूल। तो धारा के प्रतिकूल में जो बोट का जो चाल था वो 18 माइनस एक्स था, और इसके अनुकूल में कितना था, 18 प्लस एक्स। तो मान लिए कि धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तय करने में बोट का द्वारा लगा समय T1 है। तो T1 मतलब वो समय है, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी टोटल 24 था और चाल इस वक्त कितना है, 18 माइनस एक्स। तो इसको कर दिया समीकरण 1। अब क्या कहते हैं, T2 को मानिए धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर तय करने में बोट के द्वारा लगा समय, इसको कह दिया हमने T2। और ये कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल दूरी कितना था, 24। अरे जब धारा के अनुकूल था तो उस समय बोट की चाल कितना है, 18 प्लस एक्स। तो 18 प्लस एक्स लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से बात समझो कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है ना। तो कौन सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, ये देखना है। ऑब्वियसली जब हम धारा के प्रतिकूल जाएंगे तब वो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, किसकी अपेक्षा, जब हम धारा के साथ जाएंगे अनुकूल, है ना। तो इसका मतलब कि दोनों का समय का अंतर कितना है, 1 घंटा। यानी कि हमें कहेंगे कि इसमें से माइनस करेंगे T2 को, यानी कि जो समय धारा के प्रतिकूल में लगा वो समय में क्या करेंगे, धारा के अनुकूल का समय को माइनस कर देंगे, है ना। तो कितना होना चाहिए, 1 घंटा होना चाहिए। यही बात बोला है ना कि धारा के प्रतिकूल जाने में और उसके अपेक्षा
धारा के अनुकूल जाने में उसकी अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है ना। धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक लेती है। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या लिख दिए 1। अब T1 कितना है, T1 है 24 अपॉन का 80 माइनस एक्स और T2 कितना है, तो T2 है 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, है ना। अब क्या करना है इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे होगा, 24 से 24 को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लिए। इसमें बचा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, है ना। अब ये क्या करते हैं कि 24, ये देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा और 18 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये 18 प्लस एक्स इधर जाएगा, ये चीज आता होगा सभी लोग को, और ये 18 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट दे देते हैं माइनस एक्स, तो इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 18 में से 18 ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स और ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस 2x हो जाएगा। तो 24 गुने में कितना हो गया 2x और डिवाइडेड बाय ये हो गया 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर थोड़ा मिटा के, तो देखो क्या आएगा, ये जो है 24 दूनी 48, है ना, 48x इक्वल टू, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 18 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, देखो तो 18 का होल स्क्वायर 8 8 64 324 होगा, है ना, 324। तो 324 और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इजिकल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से अब हम लोग इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। 324 को क्या करेंगे, माइनस 324 है, स्क्वायर इसको गुना करने से माइनस 324 आ रहा है, तो माइनस 324 को क्या करूँगा, फैक्टोराइज। एक तो 18 18 होता है, और ये क्या हो सकता है, 324 को सबसे पहले ये लिखो, 2 बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 8 16, 2 एकम 2, और फिर 3 27 3 81, 3 9 27, है ना, 3 3 3। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 दूनी 4, 4 3 12, है ना, और ये कितना होगा, 3 3 9 3 27, नहीं होगा इससे, तो 9 दूनी 18, हाँ 48 आना चाहिए ना। तो कैसे आएगा, 48 कैसे आएगा, फैक्टराइज करके ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36, 36 और 9 नहीं आएगा 48, ठीक है। तो कैसे आएगा, थोड़ा सा पॉज करो, इसको हम लोग को क्या करना है, मिडिल टर्म में ब्रेक करना है। तब 324 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि 3 3 9 3 27, 27 दूनी 54, और 54 और 3 दूनी 6, तो 54 और 6 में देखा जाए, 54 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 मिल जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 हो जाएगा, है ना, माइनस 6 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 54 अगर हम लोग देखा जाए कॉमन लेकर के, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का 2 ठो मान आएगा, एक ठो 6 आएगा, एक ठो माइनस 54 आएगा। अब देखो ये कि यहाँ तो बहुत बड़ी बात आ गई कि माइनस 54, तो किसी का स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, तब ये तो हम लोग क्या कर देंगे, कट कुट कर लेंगे। माइनस 54 नहीं हो सकता है, किसी का भी स्पीड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो x बराबर माइनस 54 पॉसिबल नहीं होगा। तो कौन पॉसिबल होगा, x बराबर 6, और x हम लोगों ने क्या माना था, x माना था धारा की चाल, और धारा की चाल ही तो हमें निकालना था, यानी कि x बराबर कितना है, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर पर आवर ही क्या होगा, हम लोग को धारा की चाल होगी।
तो इसमें मेन चीज जो हम लोग को जानना है ना, मेन चीज यहीं पे दिक्कत है। ये बात अगर आपको समझ में आ गया ना, तो कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। हमेशा जानना है कि धारा के प्रतिकूल होगा, धारा के प्रतिकूल होगा तो उसमें क्या करना है होगा तुम्हें कि जो मोटर बोट का जो चाल होता है ना, उसमें माइनस कर देंगे धारा की चाल। कब? तो धारा के प्रतिकूल में। और धारा के अनुकूल में क्या होता है, धारा के अनुकूल में बोट की चाल क्या होती है कि बोट के चाल में फिर हम लोग धारा की चाल को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा बोट का चाल किसके अनुकूल, धारा के अनुकूल। ये बात समझ में आ गया। तब फिर ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि कितना दूरी तय करता है धारा के अनुकूल और कितना दूरी तय करता है धारा के प्रतिकूल। क्योंकि सेमी दूरी को तय करेगा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। तो हम लोग को उस समय जो समय लेगा उसको हम लोग T1 और T2 मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि T1 जो माना वो धारा के प्रतिकूल का था, है ना। अब 24 किलोमीटर चलने में कितना चाल है उसका, 18 - x। तो टाइम कितना लेगा, दूरी बटे 4। तो दूरी बटे 4 होता है 24/18 - x। ये किसके लिए हो गया, धारा के प्रतिकूल। इसी तरह से धारा के अनुकूल ले लेंगे, लगा समय T2। तो टोटल कितना दूरी तय किया और कितने चाल था उसका, है ना, यानी इस दूरी को तय करने में कितना चाल था, वो जो था फिर भी धारा के प्रतिकूल था ना, अनुकूल, धारा के अनुकूल। तो हम लोग प्लस वाला ले लेंगे। अब देखेंगे कि उसमें दिया रहेगा कि कितना का डिफरेंस होता है, कितना टाइम अधिक और कम का बेसी होता है। तो इसमें बोला कि टाइम 1 घंटा ज़्यादा लेता है ना, तो 1 घंटा कम लेता है, जैसे जैसा भी हो। और ऑटोमेटिक है जो ये दूरी जो होगी बड़ी दूरी होगी किससे, इससे। तो कभी ऐसा मत कर देना कि T2 - T1 करोगे तो गलत हो जाएगा। देखना कि सबसे बड़ा समय कौन होगा। अरे जिसकी चाल कम होगी वही ज़्यादा समय लेगा ना। तो चाल 18 में से x है तो ये ज़्यादा समय लेगा, और ये 18 + x है तो कम समय लेगा। तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तभी हम लोग को प्लस मिलने वाला है, ठीक है ना। तो T2 - T1 मत करना, T1 - T2 करना। जो बड़ा होगा उसको T1 ये पहले लिखना और जो छोटा है उसको बाद में लिखना। बड़ा कौन होता है, जो ज़्यादा क्या है, जिसकी क्या कहते हो, टाइम ज़्यादा हो या तो फिर उसकी चाल कम हो। चाल किसकी कम होगी, ऑटोमेटिक प्रतिकूल में। चाल ज्यादा होगा किसमें, अनुकूल में, है ना। तो ये चाल कम है तो ऑब्वियसली ज्यादा समय लेगा। किसी मान लो तुम 1 घंटा में 4 किलोमीटर चलता है, कोई आदमी 1 घंटा में 6 किलोमीटर चलता है। तो मान लो कोई भी दूरी तय करनी है तो 6 किलोमीटर वाला ऑब्वियसली है कि ज्यादा दूरी तय कर लेगा 1 घंटे के अंदर में, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो एक आध क्वेश्चन और लेंगे इस टाइप का, लेकिन आज फिर हम लोग का टारगेट है कि 3 टाइप का प्रॉब्लम करना है। एक तो धारा से रिलेटेड हो गया, एक रेलगाड़ी से करेंगे और एक आयु से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से समझ के देखिएगा। भले ही टाइम लगता है लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए स्किप करके तो बिल्कुल मत देखना, देखना है तो पूरे वीडियो को देखो, या अदरवाइज अगर आप बढ़ा के देखो या फिर थोड़ा ही देखोगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए वीडियो को पूर्ण रूप से देखने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आयु से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, जो हम लोग द्विघात समीकरण को यूज करके कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो एक रहमान नाम का लड़का है, उसका क्या डाटा दिया है कि 3 वर्ष पूर्व यानी 3 साल पहले उसका जो आयु था और अब से 5 साल पश्चात का आयु का व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा पलट देना, है ना। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। तो बताओ कि उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो हम लोग को निकालना क्या है, वर्तमान आयु। तो जो निकालना है उसको x मान लो। बहुत बढ़िया से सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। माना कि वर्तमान आयु, माना कि रहमान का वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है। देखो जी वर्तमान आयु मतलब अभी की आयु, ठीक है। मान लो अगर कहेंगे कि अभी की आयु तुम लोग का 14 वर्ष है, तो 3 साल पहले कितना होगा, तो सीधा सीधी क्या करोगे, 14 में से 3 को माइनस कर दोगे, है ना, यानी कि 11 साल। अगर हम कहेंगे 5 वर्ष बाद तुम कितने साल के हो जाओगे, तो क्या करोगे, सर 14 अभी हो रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहे हो, तो 14 में से 5 जोड़ देंगे तो 19 साल के हो जाएंगे। बस वैसे ही इसी प्रकार है। रहमान का अभी वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। तो हमें बताओगे 3 वर्ष पहले वर्ष कितना आयु होगा, तो
3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बताओ। रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? जितना है उसमें हम 3 माइनस कर देंगे। यही काम करते थे। अभी तुम्हारा उम्र 14 साल है, तो 3 साल पहले कितना होता? 14 में से 3 कर दिए, 11 वर्ष, है ना। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगी? अभी जैसे 1 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? उसमें हम क्या कर देंगे? 5 साल को जोड़ देंगे। यहाँ पे कोई गलती मत करना कि 3 माइनस एक्स कर देना। क्या करना है? x माइनस 3, है ना। तो x प्लस 5 हो गया 5 वर्ष बाद। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी थी? x माइनस 3। तो इसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3, इसी को कहते हैं व्युत्क्रम, है ना। और क्या बोलो? और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। अब से 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम कर रहा है। इसको दोनों को क्या करना है? जोड़ करना है। x प्लस 5 कितना हो जाएगा जी? 1/3 हो जाएगा। अब ये देखो, हम लोग को जो काम था, मेन काम हो गया। अब ये इसको क्या करना है? अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? x माइनस 3 x प्लस 5 आ गया हम लोग का एलसीएम, ठीक है ना। x माइनस 3 से जब इसको भागा लगाएंगे, ये कट जाएगा, x प्लस 5 इसके पास जाके बैठ जाएगा, है ना। x प्लस 5 से भागा लगाएंगे तो x प्लस 5 कट जाएगा, इसके पास x माइनस 3 बचेगा, और इधर बचा 1/3। अब थोड़ा देखो, जोड़ने घटाने तो सबको आता है। x में से x को जोड़ेंगे 2x, 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 2, है ना। और ये देखो, यहाँ पे सबको गुना करने भी आता होगा सबको। x से x को गुना किया, x स्क्वायर, x को 5 से गुना किया, प्लस प्लस है तो प्लस 5x, ये माइनस 3 को इसके साथ गुना किया तो माइनस 3x, और माइनस 3 को 5 से किया तो माइनस 15 बटे कितना आएगा? 1/3। अब सब क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कर दो इसको, तो ये देखो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको भी क्रॉस कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब 5x में से 3x गया, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 2x माइनस 15, ये मिल गया, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 12 हो गया इधर, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। अब देखो जी, अब इसको पहले लिखते हैं और ये सबको पकड़ के इधर ले आते हैं। तो पहले लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये सब जाएगा दूसरे साइड, तो साइन में क्या हो जाएगा? परिवर्तन, चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर, 2x में से 6x जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस 4x, और माइनस 15 और 12 कितना होगा? जोड़ देंगे, दोनों माइनस है तो माइनस के 27 इक्वल टू 0। अब 27 को क्या करना है? फैक्टराइज करेंगे ना, 9 या 27। और क्या क्या उपाय हो सकता है? और क्या लिख सकते हैं? 27 को और ऐसा किया जाए कि 4 आ जाए ना, 9 या 27 और 3। थोड़ा देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। 3 दूना 6 आया। अच्छा, यहाँ पे भारी मिस्टेक हो गया, 3 दूनी 6 होना था, यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। तो 6 लिखेंगे तो ये भी होगा 6, और ये हो जाएगा 15 और 6 21, है ना। तो 7 तिया 21, 4 तिया 12। तो देखो 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का 2 मान आया, एक आया 7 और एक आया -3। अब तुम ही बताओ, किसी का उम्र नेगेटिव होता है क्या? यानी जन्म से पहले कैसे आ गया होगा, है ना। काउंट करते हैं तो 1 से, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी x का मान -3 नहीं होगा। इसका मतलब रहमान की आयु कितना हो जाएगा? x बराबर 7। तो रहमान की आयु जो होगा वो होगा कितना? 7 वर्ष का ही रहमान है ना।
तो ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो कहीं कोई कमी रह जाती होगी तो ज़रूर बताएं हमें, ताकि हम उसको अगले वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को। क्या